मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सब कैसे? आई होप सब ठीक होंगी। आज हम एनटीटी फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 करते हैं। एनटीटी के फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, पहले साइकोलॉजी होती क्या, मनोविज्ञान क्या होता है? मन की भावना को समझना, जो मन में है उनके इमोशंस को समझना। मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक अनुसंधानों के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान का विषय दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्या कह रहा है कि जो मनोविज्ञान है उसका शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है डे प्रति डे। ठीक है, एवरी डे इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। आजकल शिक्षण कार्य अधिकतर मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों पर निर्भर है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। विद्यार्थी के व्यवहार को समझकर ही, मनोविज्ञान का मतलब मैंने क्या बताया, विद्यार्थी के मन को समझना, उनके व्यवहार को समझना। ठीक है, उनकी रुचियों को समझना, व्यवहार को समझकर ही उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं जिनका हल मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा ही किया जाता है। अतः शिक्षण कार्य भी मनोविज्ञान विधियों द्वारा ही किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान पूरे मनोविज्ञान विषय का एक शाखा है, ब्रांच है। विभिन्न विद्वानों ने भी शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग परिभाषा डेफिनेशन दी है। चलो देखते हैं। नंबर वन दी है ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन करता है। शैक्षिक परिस्थितियों, बच्चों को पढ़ाने में सिचुएशन, जो क्रिएट हो रही सिचुएशन, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका समाधान करके बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, स्कीनर के अनुसार क्या है? स्कीनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित किया है कैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो सिखाने और सीखने के साथ संबंधित है, जो कुछ सिखाने और कुछ अपोजिट में साथ में सीखने में भी मिलता है हमें। ठीक है, कोल्सनिक के अनुसार क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? शिक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों और उसकी उपलब्धियों को उपयोग में लाना। कि जो एजुकेशन है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो हमारा, उसमें साइकोलॉजी के सिद्धांतों और उनकी प्रेजेंस को यूज करना। जो मनोविज्ञान के सिद्धांत है उनको यूज करना। ठीक है, वो हमारा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो मेन अगर हम देखें कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, बच्चों के व्यवहार को समझना एक शिक्षा मनोविज्ञान है। अभी कुछ उसके क्षेत्र हैं, देखो, मोटिवेशन, मेंटल हेल्थ, डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम इनके बारे में आगे देखते हैं नंबर वाइज। स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी का मतलब क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं अनिश्चित, परिवर्तनशील, चेंजेस होती रहती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बहुत पुराना विषय नहीं होकर एक नया उभरता हो, पहले स्टार्टिंग में ये विषय नहीं था, अब कुछ सालों से ये नया एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट उभरता आ रहा है। और इसके कई क्षेत्र अभी विकास की परिस्थिति में हैं, विकासशील है, विकसित नहीं हुए, नई खोजें हो रही हैं। फिर भी प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ कार्य क्षेत्र सम्मिलित है, जैसे कि नंबर 1 पे आते हैं विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना। डेवलपमेंट है उसकी, कैसे हम डेवलपमेंट, एक स्टडी से दूसरी स्टडी तक डेवलपमेंट, फिर आगे ऐसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, कैसे होते हैं। विकास तथा वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी आवश्यक होता है क्योंकि इन अवस्थाओं का ज्ञान एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। विकास की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, उनका ज्ञान भी लेना एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन अवस्थाओं की विभिन्न विशेषताओं के अध्ययन की जिम्मेदारी शिक्षा मनोविज्ञान पर डाली गई है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही जो टीचर है वो विकास की अवस्थाओं को, विकास की स्टेजेस को समझ सकता है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी का अध्ययन,
शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा व्यक्ति के पर्सनैलिटी के विकास की दर, विकास की दिशाएं, व्यक्तित्व में विभिन्न विभिन्न प्रकार की न्यूनतम मतलब नई नई चीज़ें ऐड होना, उसका अध्ययन किया जाता है कि कैसे कैसे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चों में कर सकती हैं या खुद में कर सकती हैं। अध्यापक का मूल्यांकन, अध्यापक को अपना मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का विषय सक्रिय रहता है। अपना मूल्यांकन कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं और हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स कर रही हैं, क्या क्या हमें उसमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार की विधियों से परिचित करा पाते, जिससे अध्यापक का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। अलग अलग इसमें स्टेप्स दे रखे हैं, टाइप्स दे रखे हैं। नेक्स्ट है अनुसंधान करके, मतलब चेंजेस करके, अमेंडमेंट करके। अनुसंधान के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का हस्तक्षेप रहता है। यह अनुसंधान शिक्षा के बीच से संबंधित होता है। किसी भी शैक्षणिक शिक्षा के बारे में अनुसंधान करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुसंधान को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को पहले समझना जरूरी है। निर्देशन और परामर्श, इंस्ट्रक्शंस लेना, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का एक और आवश्यक क्षेत्र उभर कर सामने आ रहा है, वह है निर्देशन और परामर्श। सजेशन लेना, इंस्ट्रक्शन देना, किसी को किसी से सजेशन लेना। एक सफल अध्यापक के लिए एक परामर्शदाता बनने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक होता है। अब हम कुछ इसकी परिभाषाएं देखते, और भी जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने शिक्षा की बहुत सारी परिभाषा दे रखी है, जिसके H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है, टीचिंग वह प्रक्रिया जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व की अगली शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। देखो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि टीचर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। हम टीचर से कोई भी क्वेश्चन पुट करेंगे, टीचर्स को सब आता है, मतलब टीचर क्या हो गया, ज़्यादा विकसित व्यक्तित्व, ठीक है। और स्टूडेंट क्या हो गया, कम विकसित व्यक्तित्व, जिसको कम आता है या स्टार्टिंग हो रही है। तो ज़्यादा अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व को अगली शिक्षा के लिए, अगली शिक्षा देने के लिए यूज होता है, कि अगली शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है, उसको विकसित बनाने की व्यवस्था करता है। वो उन्होंने किसने बताया है, H.C. मॉरिसन ने, कि टीचिंग वह प्रोसेस है जिसमें मोर डेवलपमेंट पर्सनैलिटी कम डेवलपमेंट पर्सनैलिटी को सिखाता है, ये लगा लो आप, आगे बढ़ने के लिए उसको मोटिव करता है, उसको रास्ता दिखाता है, पढ़ाता है अलग अलग तरीके से। ओनली किताबी ज्ञान नहीं, अलग अलग एक्सपीरियंस बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड है B.F. स्किनर। उन्होंने क्या बताया, शिक्षण पुनर्बलन के आकस्मिकताओं का क्रम। पुनर्बलन मतलब ऐसी शिक्षा की शिक्षा है वो कंटिन्यूटी चलती रहती है, शिक्षा में चेंज होते रहते, लगातार चलने वाली। ये नहीं है कि एज के अकॉर्डिंग नहीं होती, हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक हम शिक्षा लेते रहते हैं। ओनली किताबी ज्ञान शिक्षा नहीं होता है, अलग अलग एजिस में हम अलग अलग एक्सपीरियंस लेते हैं, अलग अलग जगहों पर जाके हम अलग अलग अनुभव प्राप्त करते हैं, वो सब भी हम शिक्षा में ऐड करते हैं। बर्टन के अनुसार क्या है, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। टीचिंग सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए देने वाली प्रेरणा है, मोटिवेशन, इंस्ट्रक्शन, करेजनेस है। रायबर्न के अनुसार क्या है, शिक्षण के 3 बिंदु इंपॉर्टेंट है, शिक्षक, टीचर, टीचर के बिना क्या है, शिक्षार्थी। शिक्षण में इम्पोर्टेंट 3 तत्व होते हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड पाठ्य वस्तु। पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, क्या पढ़ाना है वो, इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है, ठीक है। समझ गए होंगे इस लाइन को आई थिंक आप। आगे चलते शिक्षण के कार्य क्या है, वर्क ऑफ टीचिंग, टीचिंग के वर्क क्या है। कक्षा को नंबर 1 है, कक्षा को संगठित और व्यवस्थित रूप प्रदान करना। ये नहीं है कि एक बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा है, सेकंड बेंच खाली है, फिर थर्ड बेंच पे जाके बैठा है, 4 बच्चे एक बेंच पे बैठे हैं, ठीक है। एक अच्छी सी मेंटेनेंस होनी चाहिए कि हाँ ये लगे, हाँ भाई बेस्ट क्लास है, देखने से ही लगे कितनी अच्छी क्लास है। सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करना, ऐसी ऐसी सिचुएशन बच्चों के सामने लाना कि बच्चे हर एक सिचुएशन में सीखें, सीखने के लिए प्रेरित हो अपने आप। विषय वस्तु और कार्य का विश्लेषण, विषय वस्तु समय सारणी बनाना कि हमें ये पढ़ाना है, आज इस चैप्टर में ये पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है।
सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। हम ना बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित कैसे कर सकते हैं, बच्चों को अलग अलग पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हम बच्चों को सिखाएं। ठीक है, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाएं या कुछ और अदर एक्टिविटी के साथ बच्चों के कंप्लीट करवाएं जो भी हम उनको काम देते हैं। ठीक है, ये नहीं है ओनली हम पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे प्रेशर डालते रहे, ऐसा नहीं है। वो खुद भी सीखे, वो खुद भी क्वेश्चन पुट करे, उस टाइप से कहते हैं ना खेल खेल में पढ़ाना, उस टाइप से बच्चों को हम पढ़ाएं। छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार को समझना कि बच्चा प्यार से समझने वाला है या बच्चा थोड़ा सा डांट कर समझने वाला है, या बच्चे में क्या कमी है, बच्चे में क्या खूबी है, सब व्यवहार को समझना। छात्रों के अंतिम व्यवहार की जांच करने के लिए मूल्यांकन करना। अंतिम व्यवहार की जांच करने के लिए मूल्यांकन करने का क्या मतलब होता है, बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे को कितना आया, कितना और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कितना और सिखाना है हमें। पाठ्यक्रम सारणी सामग्री तैयार करना कि पूरी टेबल सारणी हमें तैयार करनी है कि बच्चे को फर्स्ट चैप्टर में आज हमें ये पढ़ाना है, सेकंड में हमें ये करवाना है, ये करवाना है, सारी की सारी समय सामने पाठ्यक्रम सामग्री पहले से हम उसको तैयार करके रखें। आया हमने पाठ्यक्रम सामग्री हम तैयार करके रखेंगे तो हमें भी दिक्कत नहीं होगी पढ़ाने में। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी टीचिंग में जो जो हम कार्य करनी चाहिए डेली बेसिस। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। हमने काम देख लिया क्या क्या होता है शिक्षण में, वो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं, विशेषताएं देखते हैं। शिक्षण की विशेषताएं, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग। शिक्षण का स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य रखना चाहिए कि आज हमने बच्चों को फर्स्ट चैप्टर सिखाना है तो सिखाना है, या सेकंड चैप्टर सिखाना है तो सिखाना है। हमें बच्चों को फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना है, या हमें बच्चों को इसके बारे में बताना है, कुछ अदर एक टॉपिक लिया, बच्चों को अच्छे से समझाना। छात्र प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना, जो बच्चा रिएक्शन कर रहा है उसको बढ़ावा देना, इनकरेज करना। प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने का मतलब है कि बच्चा हमसे क्वेश्चन पुट करे, हमने बच्चों को समझा दे और बच्चा हमसे भी क्वेश्चन पूछे, मैम मुझे ये नहीं समझ में आया, प्लीज एक्सप्लेन मी अगेन। ठीक है, छात्र नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देना कि छात्र अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि मुझे किस टाइम क्या काम करना है। कार्य के छात्रों की क्षमता एवं वातावरण के अनुकूल बनाना, जो काम हम दे रहे हैं वो बच्चों की क्षमता के अकॉर्डिंग देना चाहिए। ये नहीं हमने बच्चों को 4 चैप्टर दे दिए और बच्चा 2 ही चैप्टर करने के एबल में है, एबिलिटी उसकी सिर्फ 2 चैप्टर्स की, हमने उसको 4 चैप्टर दे दिए, इट्स रॉन्ग। अगर बच्चा 4 चैप्टर्स नहीं कर सकता हमें नहीं देने चाहिए। अगर बच्चा सिर्फ 1 पेज कर सकता हमें एक दिन का 1 ही पेज देना चाहिए। और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाना, मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चे पे, थोड़ी देर पढ़ने का टाइम भी मिलना चाहिए, खेलने का टाइम भी मिलना चाहिए। छात्रों के ध्यान को केंद्रित, अगर बच्चा क्लासरूम में बैठा है आप कुछ समझा रहे हो तो बच्चे का पूरा फोकस आपके ऊपर होना चाहिए जो आप समझा रहे हो, ना कि ये नहीं बच्चे अदर एक्टिविटी कर रहे हैं और आप समझाए जा रहे हो। नहीं, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना कि हम आज कोई नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं या हमने चैप्टर कल स्टार्ट किया था, आज हम उसका सेकंड पेज करवा रहे हैं, तो हमें पहले पूछना चाहिए कि बेटा जो हमने कल चैप्टर पढ़ाया था उसको बताओ क्या कुछ मैंने बताया था। अब फिर उसके अकॉर्डिंग उससे जॉइंट करके हम सेकंड पेज स्टार्ट करें कि जो कल मैंने फर्स्ट पेज करवाया था कौन कौन क्या क्या आपको पता चला उसके बारे में, वो एक्सप्लेनेशन दो मुझे। ठीक है, फिर उसके थ्रू ही उसको जॉइंट करके हम सेकंड पेज स्टार्ट करें। छात्रों की प्रगति का मापन एवं मूल्यांकन करना कि डेली बेसिस पे बच्चों की प्रोग्रेस कैसी होती है। टेस्ट वगैरह लेके हम डेली बेसिस पे टेस्ट ले, या 1 वीकली टेस्ट ले, मंथली टेस्ट लेके उनका मूल्यांकन करें। परीक्षा के परिणाम में छात्रों को अवगत कराना कि बच्चों के कितने मार्क्स आए, बच्चों को बताना, इम्प्रूवमेंट के लिए बोलना। अगर अच्छे मार्क्स है तो उनको अप्रिसिएट करना, कम मार्क्स है तो भी डांटना नहीं, अप्रिसिएट करना और इनकरेज करना आगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए। शिक्षक का ईमानदार होना, अगर टीचर अपना 100% देगा तो बच्चों से भी हमें 80-90% ज़रूर मिलना चाहिए। अगर टीचर ऑनेस्टली पढ़ा रहा है तो बच्चे भी ऑनेस्टली ज़रूर ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ हमने इम्पोर्टेंस देखी है। आई होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा जो करवाया मैंने। शिक्षण की प्रकृति अगले क्लासेस में करते हैं। अगर किसी को कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर सकते हैं।
ये कुछ प्रकृति आवश्यकता महत्व और समस्याएं वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और किसी अगर टॉपिक पे चाहते हो बच्चों वीडियो बनवाना तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन करना, जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनेगी। थैंक यू सो मच।